द चैप्टर फंडामेंटल राइट्स। होपफुली आपने इसको रिवीजन करके रखा होगा एज आई मेंशन इन द प्रीवियस वीडियो। लक्ष्मीकांत से अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो वो एक बार कर लीजिए। उसके बाद में इसके नीचे जो भी चीज़ें दी गई, जो भी राइटअप दिया गया है, इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए। एंड आई विल जब मैं क्वेश्चंस कवर करूँगी तो ट्राई टू गिव द आंसर। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उस आंसर को देने की कोशिश करिएगा एंड सी कि हाउ मच आफ्टर रिवाइजिंग आप कितने क्वेश्चंस आप करेक्ट कर पा रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द नेहरू रिपोर्ट 1928 एडवोकेटेड इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने बोला था, कि ऑगस्ट ऑफर ने बोला था 1940 वाला, या क्रिप्स मिशन 1942 वाला। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को के फेवर में, कि इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के इंक्लूजन में अपने रिपोर्ट में लिखा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या लिखा है? राइट्स आर द क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट सिटीजन, कि राइट्स आर द प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट। राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, एंड राइट्स आर द प्रिविलेजेस ऑफ फ्यू सिटीजन्स अगेंस्ट द मैनी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो राइट्स होते हैं वो हमेशा क्लेम्स होते हैं सिटीजन के अगेंस्ट स्टेट, ताकि स्टेट ऐसा कभी ऐसा कोई ऑटोक्रेसी या अथॉरिटी या फिर डिक्टेटरशिप ना लाए जिसके कारण सिटीजन्स के जो राइट्स होते हैं ना, या फिर सिटीजन के जो मौलिक अधिकार होते हैं वो स्टेट कहीं छीन ना ले। इसलिए हमें राइट्स दी जाते हैं ताकि जो स्टेट है कॉन्स्टिट्यूशनली एक लिमिट के अंदर काम करे। तो राइट्स आर द एसेंशियल फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग. The importance of rights has expanded immensely and has given birth to the concept of fundamental rights and human rights. Rights basically impose करता है restriction on the power of the state. We just discussed. These are the guarantee against the state action. कि स्टेट हमारे अगेंस्ट इन सब चीज़ों पे इक्वालिटी हो गया, या फिर किसी चीज़ को प्रोहिबिट करना, अनटचेबिलिटी हो गया, या फिर टाइटल्स वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों के कि स्टेट एक्शन के अगेंस्ट इसमें हमको गारंटी मिलती है। दस राइट्स आर द क्लेम ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट? तो फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, राइट, एंड हाई कोर्ट। कहाँ पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू दिया गया है। इसके अलावा हम एनफोर्समेंट के लिए कहाँ जाते हैं? आर्टिकल 32, एंड हाई कोर्ट कहाँ जाता है? आर्टिकल 226। होपफुली आपने रिवाइज किया होगा। तो देखिए, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को रिट पिटिशन अगर फाइल करना होगा तो अंडर आर्टिकल 32, एंड हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 इन एक्सरसाइजिंग देयर पावर, एंड दे मे डिक्लेयर द लॉ और इनैक्टमेंट पास बाय द लेजिस्लेचर, या तो वो वॉइड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं इन केस ये जो लॉ बनाया है इन लोगों ने, पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने, इफ दीज लॉज आर वायलेशन टूवर्ड्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन और द इंडिविजुअल। ठीक है, तो आर्टिकल 13 में ये राइट दिया हुआ है, एंड आर्टिकल 32 एंड 226 भी इससे डील करता है। उसके बाद में है फंडामेंटल राइट्स आर, तो क्या ये जस्टिफिएबल है, नॉन जस्टिफिएबल है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड है? तो सबसे करेक्ट ऑप्शन जो इसमें है वो है ऑप्शन नंबर ए, जस्टिफिएबल। हाउएवर दीज आर सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होते हैं ना वो। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट सब्जेक्टेड टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। Who among the following persons said that fundamental right, a pledge to our people, pact with the civilized world? तो ये बोला था एस राधा कृष्णन ने। In the words of the philosopher king Dr. S. Radhakrishnan, the fundamental rights are a pledge to our people and a pact with the civilized world. As a great jurist, पतंजलि शास्त्री, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा था कि द होल ऑब्जेक्ट ऑफ, जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर फ्रीडम एंड राइट्स मेंशन देयर अगेंस्ट द आर्बिट्ररी इन्वेजन बाय द स्टेट, ताकि स्टेट एक्शन के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, उसे ही फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है द राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल बिकॉज इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ डेमोक्रेटिक, पब्लिक वेलफेयर है, या फिर इट इज़ एसेंशियल फॉर द पर्सनालिटी डेवलपमेंट,
and Parliament can not make law against it. अगला सवाल है फंडामेंटल राइट्स को लेकर. इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड, कैन बी सस्पेंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर या फिर ऑन द विल ऑफ प्रेसिडेंट या फिर ड्यूरिंग द इमरजेंसी. तो ये तो अगर आपने रिविजन किया होगा तो बहुत ही ईजिली आप मार्क कर सकते हैं. ऑप्शन नंबर डी. सो फंडामेंटल राइट्स आर नेचुरल एंड नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स, कैन ओनली बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी. और किस प्रोविजन के अंडर? आर्टिकल 358 एंड 359 के अंडर. एंड साथ साथ में ये भी आपको पता है कि आर्टिकल 20 एंड 21. तो देखिए फंडामेंटल राइट, जो कोर फंडामेंटल राइट है वो कहाँ पे दिया हुआ है? 14 से 32 के बीच में, है ना. सो 14 से 32 के बीच के जो राइट्स है उसमें जो 20th एंड 21st है, दिस कैन नेवर बी सस्पेंडेड. उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड हो सकती है. व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ लॉ? तो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, one act for all and one state for all, one state for all and one judiciary for all act for one and one judiciary for all. तो देखिए इसमें आपको थोड़ा सा, जब अगर फर्स्ट टाइम अगर आप एग्जाम में ये क्वेश्चन को देखते तो थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करना पड़ता. तो रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है कि इन फ्रंट ऑफ द लॉ या इन फ्रंट ऑफ द कानून सब, हर एक व्यक्ति उस देश का कानून की नज़रों में समान है ना. सो एक ऐसा एक्ट जो सबके लिए सिमिलर है, एक ऐसी जुडिशरी जो सबके लिए सिमिलर है. सो ऑप्शन नंबर ए. बॉक्स की इंफॉर्मेशन रीड करते हैं. रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? इट इम्प्लाइज दैट क्रिएशन ऑफ लॉ एंड देयर एनफोर्समेंट एंड रिलेशनशिप अमंग द लीगल रूलर देमसेल्फ आर लीगली रेगुलेटेड. जितने लोग भी लॉ बनाते हैं, लॉ एग्जीक्यूट करते हैं या फिर लॉ को एनफोर्स करवाते हैं, ये सारे लोग लीगली रेगुलेटेड होते हैं. सो दैट नो वन इंक्लूडिंग द सबसे हाईएस्ट पोस्ट का भी जो इंसान होगा ना, नो वन इंक्लूडिंग द मोस्ट हाईएस्ट प्लेस्ड ऑफिशियल इज अबव द लॉ. ये जो लॉ है ये सबके लिए समान है और कोई भी हाईएस्ट ऑफिशियल भी इस लॉ से ऊपर नहीं है. ठीक है. द लीगल कंस्ट्रेंट ऑन द रूलर मीन्स दैट गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट टू द एग्जिस्टेंस लॉ एज मच एज द सिटीजन. तो जितना सिटीजन को इस लॉ को अबाइड करना है उतना ही जो गवर्नमेंट है वो भी इस लॉ से बंधित होता है. Thus, a closely related nation is the idea of equality before law, which holds that no legal person shall enjoy privileges that are not extended to all. ऐसा कोई भी privileges ना हो, ऐसी कोई भी immunity ना दी जाए एक इंसान को, ऐसा कोई भी immune from the legal sanction ना किया जाए जो सबके लिए ना हो. ठीक है. सो वो होता है रूल ऑफ लॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ? तो लिमिटेशन ऑफ पावर, ये तो हमें पता है करेक्ट है. इक्वालिटी ऑफ लॉ जस्ट ऊपर पढ़ा है हमने. पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट, देखिए ऊपर पे कहीं पे भी ऐसा लिखा है कि लोग गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं है. तो ऑप्शन नंबर 3 लिबर्टी एंड सिविल राइट, ये तो है करेक्ट. तो अगर हम ऑप्शन नंबर 3 को निकालते हैं तो 1 एंड डी एलिमिनेट हो जाता है. एंड 1 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज लिमिटेड पावर्स, चाहे हाईएस्ट गवर्निंग ऑफिशियल क्यों ना हो, उसकी भी पावर कॉन्स्टिट्यूशनली लिमिटेड होती है ना. तो इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट था. तो पहला ऑप्शन अगर नहीं है तो अगर एलिमिनेट करते हैं तो सी इज़ द राइट ऑप्शन. रूल ऑफ लॉ किसने प्रोपाउंड किया था? तो देखिए ये जो बॉक्स की इन्फॉर्मेशन रहती है ना, जो घटना चक्र में देती है, ये इन्फॉर्मेशन को भी आप ध्यान रखिए, ये और ये. एंड इसके भी अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा. अगर फ्यूचर में कुछ पूछा जाए घुमा फिरा के तो इस नॉलेज के थ्रू आप एलिमिनेट करके राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं. ठीक है. सो रूल ऑफ लॉ को किसने प्रोपाउंड किया था? प्रोपाउंडेड बाय A.V. डाइसी, एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे जिसमें 3 एलिमेंट था. रूल ऑफ लॉ के 3 एलिमेंट थे. एक तो है लिमिटेशन ऑफ पावर, तो लिमिटेशन ऑफ पावर यहाँ पे वाला ऑप्शन आ गया. ठीक है. लिमिटेशन ऑफ पावर दैट इज एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर. आर्बिट्ररी मतलब कहीं से भी उठे सुठे आप कोई भी रूल नहीं बना सकते. जो भी आप रूल बना रहे हैं, रेगुलेशन बना रहे हैं, जितनी भी पावर है वो लिमिट है और ये डिफाइंड है. वेल डिफाइंड पावर, वेल डिफाइंड जुरिसडिक्शन ऑफ द लॉ, ये सब चीज़ों को बोलते हैं. कहीं से भी उठ के आप ये नहीं बोल सकते कि आप सड़क में चल रहे हो और अगर आपने रेड सिग्नल को क्रॉस कर दिया, अगर आपने ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किया तो आपको फांसी की सज़ा दे दी जाएगी. तो इसको बोलते हैं आर्बिट्ररी पावर. मतलब कि
जो हम गुनाह कर रहे हैं उस गुनाह से हमारा जो पनिशमेंट है उसके बीच में कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है ना। तो उसको बोलते हैं आर्बिट्ररी पावर। तो लिमिटेशन ऑफ पावर का मतलब होता है देयर इज एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ। सेकेंड होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट इज इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट। इसके बाद में लिबर्टी एंड सिविल राइट की द प्राइमेसी ऑफ द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, की जो राइट है वो इंडिविजुअल की राइट है इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द राइट। इनका क्या कहना होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की अपनी राइट है, राइट के कारण कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब जो एवी डाइसी है ना, उनका क्या कहना है, अगर इसको वेन डायग्राम के थ्रू मैं समझाऊं तो राइट बड़ा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन छोटा होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट, क्योंकि इंसान के पास में राइट है, उस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना है। अगर हम रूल ऑफ लॉ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, हालांकि आपको पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए समझा रही हूँ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो ए एंड बी तो इक्वल है। इंडिया में भी लिमिटेशन ऑफ पावर है, इंडिया में भी इक्वालिटी बिफोर लॉ है। हाउएवर व्हेन इट कम्स टू लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेमिसी है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है हमारा राइट्स। वेयर इन अगर हम यूएसए की अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो उनके लिए राइट बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारे लिए राइट जो है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर देम इट इज़ द कंसिक्वेंस ऑफ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट्स का रिजल्ट है, ठीक है, राइट के कारण कॉन्स्टिट्यूशन आया हुआ है। सो होप दैट वाज क्लियर। सो ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट है नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू सस्पेंड। तो देखिए इसको एक्सप्लेन करने के पहले लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो एमरजेंसी प्रोविजन है ना, मेरे बुक में जो लक्ष्मीकांत है, ओल्ड वाली लक्ष्मीकांत, उसमें पेज नंबर 16.4 में इसके बारे में दिया हुआ है। जो न्यू स्टूडेंट हैं, न्यू स्टूडेंट्स को क्या करना है, ये वाले पार्ट को कम से कम 3 से 4 बार पढ़िए, 3 से 4 बार पढ़िए। अगर 3 से 4 बार पढ़ने में एक ही पेज पढ़ना है 3 से 4 बार, अगर आपको ये ढंग से समझ में ना आए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना हो, तो एक बार आप सिद्धार्थ सर की जो वीडियोस होती हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, सिद्धार्थ सर की वीडियोस से जाके आप इस चीज़ को समझ लीजिए। ये समझने के बाद आके फिर आप इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। देखिए पहली बात तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, तो ये क्वेश्चन को निकाल दिया गया था। हाउएवर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है हमें व्हेन इट कम्स टू फंडामेंटल राइट्स, जो आर्टिकल 19 होते हैं, उसके अलावा अदर फंडामेंटल राइट्स का क्या इफेक्ट होता है नेशनल इमरजेंसी के समय पे, बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिया गया था वो कुछ डिफरेंट है, और उसके बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था ना 1978 वाला, उसमें भी बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत सारे पावर ले लिए गए हैं, बहुत सारे क्लैरिफिकेशन दी थी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो इमरजेंसी प्रोविजन है, जिसकी हेडिंग है ना हमारा इफेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इफेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जिसका पॉइंट नंबर ए है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19, इस वाले पेज को आप कम से कम 3 से 4 बार पढ़िए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाने की कोशिश करिए। क्योंकि मैं यहाँ पे एमसीक्यू क्लियर कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, सो आई एम जस्ट रीडिंग। पहली बात तो ये वाला जो क्वेश्चन है कि ये एक्सक्लूड कर दिया था, तो इसमें से राइट ऑप्शन कुछ भी नहीं होगा। जो भी बॉक्स में दिया हुआ है उसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। सो आर्टिकल 358 एंड 359 ये दोनों आर्टिकल है जो डील करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का करना क्या है इमरजेंसी के समय पे, ठीक है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो इमरजेंसी के समय पे सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोला गया था। एंड इमरजेंसी जो है ना वो 2-3 ग्राउंड से लगाई जाती है। अब जब मैं इमरजेंसी बोल रही हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 दैट इज़ अ नेशनल इमरजेंसी, उसके समय की बात है। और आपको पता होगा कि देयर आर 3 ग्राउंड्स, है ना, 3 ग्राउंड्स पे इमरजेंसी लगाया जा सकता है। एक तो होता है हमारा, गिव मी 1 मिनट, यहाँ पे भी दिया हुआ है इमरजेंसी के बारे में, ये रहा, इमरजेंसी ड्यू टू इमरजेंसी जो होती है हमारे कंट्री में, एक तो होती है वॉर के कारण, एक तो होता है एक्सटर्नल अग्रेशन के कारण, और तीसरा जो होता है ना, तीसरा होता है हमारा ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन।
ठीक है, मैं एक बार फिर से बताती हूँ आपको। 358 एंड 359 ये दोनों आर्टिकल्स जो डील करते हैं कि इमरजेंसी के समय, व्हेन आई एम सेइंग इमरजेंसी आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनल इमरजेंसी अंडर 352। 352 के अंदर जो इमरजेंसी है उससे डील करने के लिए हमारे पास में दो आर्टिकल है। सबसे पहले ये बात हुई। दूसरी बात क्या है कि जो नेशनल इमरजेंसी है उसके 3 ग्राउंड होते हैं। ग्राउंड नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ वॉर, जिसको हम एक्सटर्नल अग्रेशन भी बोलते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो 2 ही ग्राउंड है, बट क्योंकि वॉर एज अ शब्द आया है एंड एक्सटर्नल अग्रेशन एज अ शब्द आया है, तो दोनों के टाइम पे टेक्निकल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है वॉर एंड एक्सटर्नल अग्रेशन में, इसलिए मैं इसको 3 ग्राउंड बोल रही हूँ। ठीक है, एंड थर्ड जो ग्राउंड है वो है ड्यू टू आर्म्ड रिबेलियन, मतलब हमारे ही इंटरनल कंट्री वालों ने आर्म्ड रिबेलियन कर दिया है गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इन तीनों ग्राउंड पे लगती है इमरजेंसी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19। ये तो आपको पता है कि आर्टिकल 19 में 6 राइट्स हैं, है ना। कौन कौन से 6 राइट्स हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, है ना, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। ये जो 6 राइट है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आर्टिकल 352 के दौरान जो कि वॉर एंड एक्सटर्नल अग्रेशन होता है, अंडर आर्टिकल 358 जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। फिर से पढ़ते हैं। द फंडामेंटल राइट डिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड अंडर आर्टिकल 358। कब? जब इमरजेंसी लगी हो वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन के अंडर आर्टिकल 352। ठीक है, बट यहाँ पे सेकेंड क्लॉज देखिए कि आर्टिकल 19 इज नॉट ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। जब हम आर्टिकल 352 के अंडर इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं ड्यू टू आर्म रिबेलियन, अगर आर्म रिबेलियन के कारण सस्पेंशन हुआ है तो आर्म रिबेलियन के कारण सस्पेंशन में आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होता है। बस इतनी सी बात है। आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है, उसके लिए प्रेसिडेंट का ऑर्डर नहीं लगता। ये किसने बोला है? आर्टिकल 358 ने बोला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 359, जो आपका ये वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन पावर ऑफ प्रेसिडेंट बोल रहा है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू सस्पेंड दी आर्टिकल्स। ठीक है, तो 358 तो प्रेसिडेंट के बारे में बोला ही नहीं है। 358 में एक चीज़ बोली है कि आर्टिकल 19 जिसके अंदर 6 राइट्स आते हैं ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, जबकि हम आर्टिकल 352 लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होता जब हम इमरजेंसी लगा रहे हैं आर्म्ड रिबेलियन के कारण। नाउ लेट्स डील विथ आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 डील करता है द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू सस्पेंड द राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग आर्टिकल 21A। तो आर्टिकल 358 ओनली टॉक्स अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू आर्टिकल 19। आर्टिकल 359 टॉक्स अबाउट अदर फंडामेंटल राइट्स अदर देन आर्टिकल 19। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, आर्टिकल 358 हैज़ नथिंग टू डू विद पावर ऑफ प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 359 है यहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर बताता है। थर्डली, प्रेसिडेंट के पास ना बेटा कोई भी ऐसी पावर नहीं होती कि वो फंडामेंटल राइट्स को ही सस्पेंड कर दे। जैसे कि 358 में आर्टिकल 19 पूरा सस्पेंडेड है, मतलब सस्पेंडेड मतलब अपन यूज़ ही नहीं कर सकते उस राइट को। बट आर्टिकल 359 क्या बोलता है कि जो बाकी फंडामेंटल राइट्स है ना हमारे पास में, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, उसके बाद में 20, 21 तो कभी सस्पेंड नहीं होगा, 32 तक जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रेसिडेंट सस्पेंड नहीं कर सकता। बट प्रेसिडेंट के पास में पावर क्या है कि अगर किसी ने भी, किसी भी स्टेट ने, किसी भी अथॉरिटी ने किसी भी रीज़न के कारण आपसे वो फंडामेंटल राइट छीन लिया, इन एनी केस देयर इज़ अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। इफ़ देयर इज़ अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट तो हम क्या करते हैं, हम या तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं अंडर आर्टिकल 32, या तो हम हाई कोर्ट के पास जाते हैं आर्टिकल 226 के अंदर कि हमारा फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराइए, है ना। ये पावर आपके पास में, ये वाला जो चीज़ है ना, ये हमने, एनफोर्समेंट अलाउड नहीं है। बट फंडामेंटल राइट्स पर से सस्पेंड नहीं कर सकता प्रेसिडेंट। तो लेट्स सी, President has the power to suspend the right to move to court for the enforcement
of other fundamental rights, including 21A under Article 352. It is noteworthy that fundamental rights obtained, ये तो हमको पता ही है. और दूसरा ये है कि अगर आप फिर से बुक में पढ़ेंगे, मेरे पास में बुक में 16.4 है पेज नंबर, आप देख लीजिएगा इमरजेंसी प्रोविजन का. वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो फंडामेंटल राइट्स है दे आर नॉट सस्पेंडेड. उसको सस्पेंड नहीं कर सकता प्रेसिडेंट, बट उसकी एनफोर्समेंट को सस्पेंड कर सकता है. इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लंबा खींच गई हूँ बिकॉज इसको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आता है तो प्लीज़ यहाँ से समझ लीजिए. 2-3 बार और रिवर्स करके एक बार देख लीजिएगा, रिवाइंड कर लीजिएगा वीडियो को. अदरवाइज बहुत अच्छे और डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए सिद्धार्थ अरोरा सर का वीडियो एक बार देख लीजिएगा. ठीक है, तो ये तो हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में. अंडर विच आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स ऑफ द, कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल राइट्स बताया गया है? तो देखिए पार्ट 3 जो है ना, पार्ट 3 स्टार्ट होता है आर्टिकल 12 से और ख़त्म होता है आर्टिकल 35 से. तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 के बीच होता है. बट अगर आप कोर फंडामेंटल राइट्स की बात करें, कि अगर पूछा जाएगा, क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर देगा कि कोर फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे गिवन है, तो कोर फंडामेंटल राइट्स तो हमको पता है 14 से 32 के बीच गिवन है. तो आप क्वेश्चन देख के समझिएगा कि आपको कौन सा करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. ठीक है, उसके बाद में है नेक्स्ट कि विच आर्टिकल under which of the following articles the Indian Constitution guarantees fundamental right to the citizen. तो ये है आर्टिकल 12 से 35. अब यहाँ पे 14 से 32 ओनली जो लिखा हुआ है ना, ओनली, तो यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल राइट्स गारंटी कहाँ पे कर रहा है? तो गारंटी तो आपको पता है ना, आर्टिकल 13 टॉक्स अबाउट गारंटी. तो आर्टिकल 13 अगर इंक्लूडेड नहीं है तो ये ऑप्शन ऐसे भी एलिमिनेट हो जाएगा, है ना. फिर है द डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल राइट इज गिवन. कहाँ पे डिस्क्रिप्शन, पूरा डिस्क्रिप्शन कहाँ पे गिवन है? सो आर्टिकल 12 से 35. सेम क्वेश्चन है. अब नेक्स्ट है कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स. तो दे आर गारंटीड अगेंस्ट द स्टेट एक्शन, हमने ऊपर पढ़ा है. एन्यूमरेटेड इन पार्ट 3, येस इट इज. एंश्योर्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, येस. दे आर अनलाइक बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए, तो ये इनकरेक्ट है. दे आर लाइक बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए का बिल ऑफ राइट है ना, उससे हमारा फंडामेंटल राइट मिरर करता है. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट कहाँ पे है? पार्ट 3 में. सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इज विजुअलाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इज फाउंड मोस्टली इन DPSP. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स. सो दे आर गारंटीड अगेंस्ट द स्टेट, ये करेक्ट है. एन्यूमरेटेड इन पार्ट 3, ये भी करेक्ट है. दे एंश्योर सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस. सो अगर आपने चैप्टर 7 फंडामेंटल राइट्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे, और अगर चैप्टर 8 पढ़ेंगे DPSP, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 2 टाइप की चीज़ें हैं. एक तो है कि जस्टिस की बात कर रहा है, जस्टिस के अंदर सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल होता है. और दूसरा एक होता है कि स्टैब्लिशिंग व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कौन स्टैब्लिश करता है? फंडामेंटल राइट के थ्रू. और अगर हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, तो वो DPSP करता है. बट यहाँ पे ना डेमोक्रेसी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जस्टिस की बात हो रही है कि किस तरीके से क्या फंडामेंटल राइट्स हमारा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को हमारा प्रोटेक्ट करता है क्या? येस इट डज. यू नो वाई? बिकॉज आपको पता होगा कि इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी आपकी सोशल और इकोनॉमिकल साइड की जो इक्वालिटी है वो आर्टिकल 14 एंड 15 प्रोटेक्ट करता है आपका, है ना. तो इसलिए दे एंश्योर सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस. बिकॉज अगर आप फंडामेंटल राइट का फर्स्ट पेज भी पढ़ेंगे तो वो क्लियरली बोलता है ना कि फंडामेंटल राइट्स जो है दे आर एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी. तो उसमें मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल सब कुछ आ जाता है. इसलिए दे एंश्योर, अगर हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, अगर यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट करके अगर ये बोलता ना कि इट एंश्योर्स सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी का आ जाता ना, तो फिर अगर आप लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि नहीं, फंडामेंटल राइट जो है ना वो सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करता है, एंड जो DPSP है ना वो आपके सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करता है. उसके बाद में दे आर अनलाइक बिल ऑफ राइट्स. तो देखिए दे आर लाइक बिल ऑफ राइट्स, तो ऑप्शन नंबर 4 तो इनकरेक्ट है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1, 2 एंड 3.
यहाँ पे देखिए फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 का पार्ट है, उसके बाद में सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस विजुअलाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि मोस्टली ये डीपीएसपी में फाउंड होता है पार्ट 4 में, बट फंडामेंटल राइट्स के भी बहुत सारे चैप्टर हैं जो इससे डील करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स पुट्स एब्सोल्यूट लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर। तो ये है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट लिमिट करता है, क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसके साथ साथ में द स्टेट शेल नॉट डिनाई एनी पर्सन, तो यहाँ पे स्टेट शेल नॉट डिनाई, तो यहाँ पे स्टेट की पावर को लिमिट किया कि नहीं किया। एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑन द ग्राउंड। बट यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट हमको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मिल गया है। दिस इज ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। सो इट पुट्स एन लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 14। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले अगर आपने रिवाइज किया होगा लक्ष्मीकांत से, तो इस बॉक्स को वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट मार के एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 14 को समझाया गया है। फिर यहाँ पे बोला इट कन्फर्स राइट ऑन ऑल पर्सन, चाहे वो सिटीजन है या फॉरेनर है। कंसेप्ट ऑफ, मैंने एक छोटा सा वीडियो है, अगर आप चाहिएगा तो मैं उसको उसका लिंक यहाँ पे एनलिस्ट कर देती हूँ। हार्डली 1 या 2 मिनट का वीडियो है, जहाँ पे मैंने छोटी सी ट्रिक बताई है कि आपको कैसे याद रखना है कि कौन से ऐसे राइट्स है जो सिर्फ सिटीजन को मिले हैं और कौन से राइट है जो ऑल द पर्सन को मिले हैं इंक्लूडिंग फॉरेनर्स। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसे भी आप राइट अवे देख लीजिएगा। 2 से 3 मिनट का वीडियो है। ठीक है, उसके बाद में इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन प्रिविलेज कन्फर्म्ड एंड लाइबिलिटीज इम्पोज बाय द लॉ। इसके बाद में सिमिलर एप्लीकेशन देना है टू ऑल पर्सन, एंड ये वाला है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो ये जो है ना, जो अफर्मेटिव एक्शन है ना, वो हम इस वाले पॉइंट के अंडर लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से लक्ष्मीकांत में समझाया गया है। उसके बाद हम आते हैं legislation which confers on the executive and administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application. Law violates which of the, अगर हम unguided, uncontrolled and discrimination power दे देते हैं किसी भी अथॉरिटी को, तो वो कौन सा लॉ वायलेट करेगा? तो वो आर्टिकल 1 इक्वालिटी बिफोर लॉ, बिकॉज दैट इज द वन विच पुट्स लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेशन, है ना। तो अगर नो लिमिट की लेजिस्लेशन कर देंगे तो वो आर्टिकल 14 वायलेट करेगा। ठीक है, अब देखिए हमें हर जगह इक्वल ट्रीट करना है ना। यहाँ पे बॉक्स की इंफॉर्मेशन में बेसिकली वो क्या समझाना चाह रहा है? वो ये समझाना चाह रहा है कि आर्टिकल 14 जो है ना, ये गारंटी क्या करता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। पर अगर कोर्ट चाहे तो वो परमिट कर सकता है सम काइंड ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। जैसे कि अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, हम रेजर्वेशन दे रहे हैं, तो रेजर्वेशन एट द कोर ऑफ इट, एट द फेस ऑफ इट, तो हमें यही लगता है ना कि डिस्क्रिमिनेट हो रहा है वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के कंपैरिजन में अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए वो इफेक्ट कर रहा है। हाउएवर इस तरीके का लॉ वैलिड हो जाएगा अगर डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन ले रहे हैं, बट अगर कोर्ट ने उसको परमिट किया है। और ये हम क्यों करते हैं? सो दैट ये वाला जो प्रिंसिपल है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। अमीर को अमीर के इक्वालिटी ट्रीट करना है और गरीब को गरीब के इक्वल ट्रीट करना है। बट इफ़ यू आर डूइंग कंपैरिजन बिटवीन अमीर एंड गरीब, तो गरीबों को अमीरों की इक्वालिटी में आने के लिए कुछ टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन या फिर कुछ टाइप ऑफ हम रीजनेबल चेंजेस हम उसमें ला सकते हैं, और कुछ टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हम परमिट कर सकते हैं। ये कौन करेगा? कोर्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ, बट द कोर्ट हैव परमिटेड रीजनेबल क्लासिफिकेशन टू बी मेड। जहाँ पे लॉ इज वैलिड अंडर द आर्टिकल, अ डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन would still be violate of equality of the clause। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी इज गिवन बाय, तो इट इज राइट टू इक्वालिटी आपको कौन देता है? तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 देता है ना, ये तो हमें पता है। सो द राइट ऑफ इक्वालिटी हैज़ बिन इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3 के हिसाब से आर्टिकल 14 से 18 तक है। 14 deals with right to equality, 15 no discrimination, prohibition of discrimination कुछ ग्राउंड पे। आर्टिकल 16 है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए।
17 डील्स विद अनटचेबिलिटी एंड 18 डील्स विद टाइटल। ठीक है, उसके बाद में है अंडर विच आर्टिकल रेजर्वेशन किस में प्रमोटेड है। ठीक है, तो रेजर्वेशन किसको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे आर्टिकल 15(5) जो है वो प्रमोट करता है। तो आर्टिकल 15 जो है वो बोलता है कि देयर शैल बी नो प्रोहिबिशन, देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ दीज ग्राउंड के लिए। बट जो सब क्लॉज, जो क्लॉज 5 बोल रहा है ना, क्लॉज 5 क्या बोलता है, इट एम्पावर्स द स्टेट to make such special provision related to reservation in admission for SC/ST in educational institution, जो कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो एड या अनएड किया हुआ है स्टेट के द्वारा, बट इसमें माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद में 93rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये जो यहाँ पे SC और ST को रिजर्वेशन देना है ना हमको, यहाँ पे OBC की कैटेगरी को भी ऐड कर दिया था 2005 में। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें बिल्कुल सब क्लॉज भी पूछा हुआ है। तो 15(5) है जो रिजर्वेशन इन दी एजुकेशन सिस्टम पे हमको दे रहा है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, ये आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑफ इंदिरा सवाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट वाज रिलेटेड टू द इशू विद द OBC का रिजर्वेशन। ठीक है, यहीं पे बोला गया था कि ये जो 15 क्लॉज 4 एंड 16 क्लॉज 4 में जो हम रिजर्वेशन दे रहे हैं ना SC ST और OBC को, इट शैल नॉट एक्सीड द 50% ऑफ इट एंड स्टेट एंड यूनियन हैव बाय लार्ज एक्सेप्ट दिस। एंड उसके बाद में 50% का जो है ना, 50% से अबव अगर कोई रिजर्वेशन, टोटल रिजर्वेशन जा रहा है तो कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर सकता है। हाउएवर, अगर आपको पता होगा रिसेंट, इसके पहले महाराष्ट्र में भी कोशिश किया गया था, उसको स्ट्रक डाउन किया था, बट तमिलनाडु में इसे इंक्लूड किया है, और रिसेंटली छत्तीसगढ़ ने भी 74 या 75% का रिजर्वेशन है। लेट्स सी जब ये कोर्ट में आएगा तो उसके बाद क्या डिसीजन लेता है, बट एटलीस्ट छत्तीसगढ़ के उसने पास तो कर दिया है 74 या 75%, टू बी वेरी प्रिसाइज, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट 74 से 75 के बीच में ही है। उतना रिजर्वेशन देने के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया है बोथ द हाउस में, और अभी वो गवर्नर के असेंट के लिए हम वेट कर रहे हैं। 20 क्वेश्चंस कवर हुए हैं। थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो गया था इसलिए वीडियो ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट वाले में मैं कोशिश करूंगी कि सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर ही कवर कराएं, बट जहाँ पे एक्सप्लेनेशन लगता है यार वहाँ तो करना ही पड़ता है। ठीक है, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू।